हाय एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम यहाँ पे करने वाले हैं सितंबर 2020 यानी कि सितंबर 2020 का जो कि 25 तारीख को कंडक्ट हुआ था पेपर 1, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी यहाँ पे कि टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग, यानी कि ट्रेनिंग जो वो मतलब टीचिंग जो वो डिफरेंस है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से इन सो फार एज इट प्रमोट, किस चीज को जो है वो यह प्रमोट करती है। ठीक है ना, एक बार हिंदी से भी पढ़ के देख लेते हैं। यानी निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंध से भिन्न है, यानी कि अलग है। अलग होने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो डिसिप्लिन ड्रिल है, क्रिटिकल थिंकिंग है, स्टडी एसोसिएशन है, या मास्टरी ऑफ फैक्ट की वजह से होता है। तो इसमें जो होता है ये क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो टीचिंग जो एक तरीके से टीचिंग तो किसी भी वे में कराई जा सकती है, बट जब भी बात आती है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग की, तो यहाँ पे एक तरीके से स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने की बात होती है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग को उनकी जो वो ध्यान में रखा जाता है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोच समझने की क्षमता को यहाँ पे जो परखा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे ट्रेनिंग जो उसी हिसाब से दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमें कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड गिवन बिलो कंसीडर डायलॉजिक, यानी कि जो टीचिंग के मेथड दिए गए हैं हमें नीचे, उसमें हमें बताना है कि डायलॉजिक मेथड कौन कौन सा है। इसमें लेबोरेटरी वर्क है, डेमोस्ट्रेशन है, ट्यूटोरियल है, ग्रुप डिस्कशन है, या प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें हमें यहाँ पे जो है ये बताना होगा। ठीक है, तो देखो इसमें ट्यूटोरियल हो गया एक, जो डायलॉजिक है, यानी कि डायलॉजिक का मतलब क्या हो गया कि हम स्टूडेंट को जो है वो एक बुक्स के थ्रू ना समझा के, मतलब बुक्स के थ्रू ना बता के डायलॉजिक वे में, यानी कि इंटरेस्टिंग वे में जो वो हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ट्यूटोरियल तो आता ही आता है। अच्छा जी, ट्यूटोरियल आता है तो देखो यहाँ पे सी आना चाहिए, तो यहाँ पे सी नहीं है और यहाँ पे सी नहीं है, इसको तो कट कर दो आप। तो सी हमें पहले ऑप्शन में मिलता है और थर्ड ऑप्शन में मिलता है। अब बी और डी में से हमें कंफर्म करना है कि बी और डी में से क्या आएगा। डेमोस्ट्रेशन आएगा, डेमो देना होगा, या फिर ग्रुप डिस्कशन होगा। देखो ग्रुप डिस्कशन आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन क्यों होगा? क्योंकि डायलॉजिक, अब ग्रुप डिस्कशन मान लीजिए 4 फ्रेंड मिलके जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके बीच जो है वो एक तरीके से डायलॉजिक वे में जो है वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे ना, वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे वो। तो इसलिए जो वो सी और डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग दो फीचर की बिहेवियर, यहाँ पे हमें बताना है की बिहेवियर विच आर कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर बताना है। दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, टीचिंग एक की बिहेवियर होते हैं और एक हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं। हमें यहाँ पे की बिहेवियर बताने हैं। की बिहेवियर हमसे यहाँ पे जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है ना, की बिहेवियर इसमें से कौन कौन से होंगे वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होंगे। तो देखो सबसे पहले लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए विद द एम्प्लॉय मेकिंग आइडिया क्लियर टू द लर्नर। की बिहेवियर कौन से होगा? जहाँ पे एक तरीके से क्लियर लेसन होगा और आइडिया जो है वो क्लियर होंगे, क्लियर आइडिया मेकिंग करेंगे वहाँ पे टू द लर्नर। लर्नर को हम एक तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर तरीके से वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, एक ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन इम्प्लाइंग फैक्ट एंड कंसेप्ट। फैक्ट एंड कंसेप्ट जो होते हैं वो हेल्पिंग बिहेवियर की बात आती है। ठीक है ना, ये जो है वो हेल्पिंग बिहेवियर में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है ना, और प्रोविंग प्रोविंग भी एक तरीके से हेल्पिंग बिहेवियर होगी, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं टीचर से, बट टीचर टास्क ओरिएंटेड विद फोकस ऑन आउटकम टू द यूनिट क्लियरली डिफाइंड, ये हो जाएगा जहां पे टास्क ओरिएंटेशन की बात हो रही है। की बिहेवियर, ठीक है ना, और एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस विच इम्प्लाई द अमाउंट ऑफ द टाइम स्टूडेंट डेवलप टू लर्नर, जहाँ पे इंगेजमेंट की बात जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डी और ई। ए डी ई थर्ड ऑप्शन में मिलता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और हेल्पिंग और टीचिंग बिहेवियर क्या होते हैं इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर में जो है वो आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना,
उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द सोशल लर्निंग आर टर्म एज सोशल कंपिटेंस। ठीक है ना, यानी हमसे पूछा गया विद्यालय अधिगम में लर्निंग में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक हैं, योगदान कौन कौन से कारक जो है वो देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया है। तो योगदान कौन कौन से कारक देंगे, देखो फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट तो हो नहीं सकता, तो डी को तो यहाँ से काट दो। जब डी को हम यहाँ से काट देते तो हमारे पास ऑप्शन जो बचता है ए बी सी बचता है। ठीक है ना, यानी ए सी डी बचता है, बी भी नहीं आएगा क्योंकि इंटेलिजेंस की बात हो रहा है। अच्छा, मोटिवेशन होना चाहिए। कंट्रीब्यूट कब करेंगे, जब हमारे सामने हमारे अंदर मोटिवेशन होगा और सोशल स्किल होंगे हमारे और स्पेसिफिक जो है वो एबिलिटी होगी लर्नर की, तभी तो हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एक तरीके से। तो जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे पूछा टेस्ट रीटेस्ट, अल्टरनेट फ्रॉम मेथड, स्प्लिट हाफ टेस्ट और इंटररेटर मेथड, और इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे। हमें जो मैचिंग करने होंगे। टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है, एक ही टेस्ट को बार बार यूज करना होता है। टेस्ट रीटेस्ट, अल्टरनेट फ्रॉम मेथड यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम टेस्ट करते हैं। स्प्लिट हाफ, दो इक्विवेलेंट हाफ बना लेते हैं वहाँ पे एक ही टेस्ट को। और इंटररेटर यानी कि एक ही टेस्ट को अलग अलग रेटर जो है वो टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसका। एडमिनिस्ट्रेशन द टेस्ट इन वन सेशन विद द टू इक्विवेलेंट हाफ। यहाँ से देखो टू इक्विवेलेंट हाफ की बात कर रहा है और हाफ से यहाँ से भी लगा सकते थे। तो इसको मिलाएंगे हम, सी को मिलाएंगे फर्स्ट से। तो सी को हमने जब फर्स्ट से मिलाया तो हमारा ऑप्शन एक ही आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, अब और भी मैच करके देख लेते हैं। देखो टू और मोर रेटर स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली, इंटर रेटर। ठीक है ना, ये हो गया। और एडमिनिस्ट्रेट द सम टेस्ट सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप ऑफ टू डिफरेंशिएशन। टू डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, जब टू डिफरेंशिएशन की बात हो रही है तो ये कौन सा हो जाएगा, टेस्ट रीटेस्ट। ठीक है ना, टू डिफरेंस जो यानी कि सेम टेस्ट है बट सेम ग्रुप है, और टू डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, जब डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। ठीक है ना, अच्छा बी अल्टरनेट फ्रॉम मेथड कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट फ्रॉम मेथड हो जाएगा जबकि दो फॉर्म ऑफ टेस्ट होंगी, यानी कि टेस्ट की फॉर्म अलग अलग होगी, तो यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म मेथड हो जाएगा। ठीक है ना, इंटर रेटर टेस्ट कौन सा होगा, टू और मोर रेटर जो है वो टू और मोर रेटर स्कोर देते हैं टेस्ट को इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपने तरीके से जो वो रेट देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इन इंटरवेंशन बेस्ड साइक्लिकल इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस। इम्प्रूवमेंट फोकस की बात हो रही है तो ये होती है हमारी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, इसके कीवर्ड क्या है, एक तो साइक्लिकल नेचर की होती है ये, और एक इम्प्रूवमेंट की बात होती है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। इंटरवेंशन बेस्ड जो है वो होती है जहाँ पे एक तरीके से बार इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखा यूजिंग द एप्रोप्रिएट पैरामीटर टेस्ट इन द रिसर्च प्रोजेक्ट द रिसर्चर फाइंड एविडेंस टू द रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिजेक्ट कर रहे हैं हम नल हाइपोथेसिस को। नल को अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट किसको करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे हम अल्टरनेट को, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करना, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा एरर। ठीक है ना, अल्फा एरर में रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, बीटा एरर जो होता है वो एक्सेप्ट करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर प्लान कर रहा है टू द टेस्ट हर और हिज सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस इन अ मेजर प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंसीडर रेलिवेंट इन दिस रिगार्ड। कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से रेलिवेंट हैं, इसको हम यहाँ पे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो कॉलेज या विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपनी मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बनाता है, यानी कि किसकी योजना बना रहा है, मुख्य शोध परिकल्पना की परीक्षण की, यानी कि शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बना रहा है। तो इसमें से
कौन सा कथन जो है इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो जैसे कि देखो, सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस हैज टू क्लियरली स्पेसिफाई द रिलेशन अमंग वेरिएबल्स, होता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद होगा इसमें जैसे कि देखो, रिसर्च हाइपोथेसिस में बी डायरेक्टेड एट फाइंडिंग आउट डिफरेंशियल इफेक्ट और रिलेशनशिप की बात करता है। ठीक है। और एक हो गया इसमें से द फाइनल डिसीजन, फिर हम उसके बाद फाइनल डिसीजन ले लेते हैं हाइपोथेसिस के हिसाब से कि रीच इनडायरेक्टली बाय द डिसाइडिंग द फेथ ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड बिफोर हेड नहीं होता, और ना ही ये डी ऑप्शन होता है। कौन कौन सा होता है, ए होगा, एक तो ए होगा इसमें से, ए के बाद क्या आ गया, बी हो गया, बी के बाद ई हो गया, ए बी ई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद मैचिंग का दे रखा है, जहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक है, डायमेंशनल है, स्नोबॉल है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे रखा है हमें, और हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि देखो, सिंपल रैंडम सैंपल है, सिंपल रैंडम सैंपल क्या होगा, ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस। जब सिंपल रैंडम की बात होगी तो कोई भेदभाव की बात नहीं होती, जहाँ पे ईच ईच यूनिट को जो है इंडिपेंडेंटली वे में चांस होता है कि कोई भी यूनिट जो पिकअप की जा सकती है। ठीक है ना। तो ए का जो सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड हमें एक ही में मिलता है, यहीं से हमारा आंसर जो है वो निकल आता है। या बी का थर्ड सिस्टमेटिक क्या होता है कि इंटरवल इज ऑब्टेन बाई कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन एंड द यूनिट आर ड्रॉ यूजिंग द सेम। ठीक है ना। तो ये किससे मिल जाएगा, थर्ड से मिल जाएगा ये। अच्छा, सी के बाद वन, सी का वन हो गया। डायमेंशनल क्या हो गया, डायमेंशनल हो गया द यूनिट आइडेंटिफाई इन टर्म ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर आइडेंटिफाई बिफोर ड्रॉइंग अ सैंपल स्ट्रक्चर। स्नोबॉल का मतलब क्या होगा, स्नोबॉल हो गया कि फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेकंड। अब यहाँ पे स्नोबॉल का मतलब हो गया एक तरीके से, स्नोबॉल का मतलब होगा चेन सैंपलिंग की तरह, यानी कि फर्स्ट से हम जब सेकंड की तरफ जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड की तरफ जा रहे हैं, थर्ड से फोर की तरफ जा रहे हैं हम, ऐसे ये चेन बना दी जाती है। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट मेंबर जो है वो आइडेंटिफाई करता है सेकंड यूनिट को, यानी कि एक से दो, दो से तीन चलते हैं। स्नोबॉल का मतलब हो गया कि एक तरीके से हम नेटवर्किंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम इन रिसर्च फोकस ऑन मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव टू डेपिक्ट रियलिटी। क्या ये रियलिटी की बात करता है। और उसके बाद है पर्पज ऑफ, इसका पर्पज क्या होता है, रिसर्च का पैराडाइम इज नॉट टू अराइव द जनरलाइजेशन बट टू डिस्कवर द रियलिटी एज लाइव। कि ये जनरलाइजेशन की बात नहीं करता, अराइव टू जनरलाइजेशन पे नहीं जाता, बट ये डिस्कवर करता है, डिस्कवर करता है रियलिटी, रियलिटी को डिस्कवर करता है कि कैसे हम जो वो रियलिटी है इस चीज की जो है ये बात करता है। तो ये सही बात है कि एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च जो होती है मीनिंग सब्जेक्टिव टू पर्सपेक्टिव और डिपेक्ट रियलिटी की बात करती है, और उसका पर्पज जो होता है वो होता है डिस्कवर द रियलिटी ऑफ लिव। ठीक है ना। तो बहुत सही हो जाएंगे, और आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा इसकी। इसके बाद आरसी दे रखा है, आरसी दे रखा है, आरसी को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं एक बार, और रीड करने के बाद इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इसके राइट आंसर क्या क्या होने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, इसमें ध्यान देना, ध्यान ये रखना होगा आपको कि जैसे कि आरसी ये दे रखी है ना, तो आरसी में, आरसी हमेशा ऐसी आती है, कोई कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अपना जो वो एनालिटिकल थिंकिंग के हिसाब से जो आंसर देना होता है वो पैरा में आंसर नहीं मिलता। वो जो ये कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है इसमें आंसर कभी कभी क्या होता है नहीं मिलते हैं, ये हमें कॉमन सेंस से कुछ आंसर देने होते हैं, तो इस बात का यहाँ पे जो वो ध्यान रखना होता है। बट मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ कि कौन कौन से जो वो राइट आंसर हो जाएंगे। या फिर ऐसा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आरसी के जो आरसी दे रखा है ना, यहाँ पे आरसी दे रखा है हमें यहाँ पे 11 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक दे रखा है, आई थिंक 11 से 15 तक आरसी दे रखा है। इसको आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन सा आंसर सही
होने वाला है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि हर क्वेश्चन जो है वो आरसी में नहीं मिलता, कुछ कुछ क्वेश्चन हमें कॉमन सेंस के हिसाब से जो है वो लेने होते हैं, ठीक है ना। ये देख कर ना 11 to 15 तक दे रखे हैं, ठीक है ना। 15 तक। अब 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोलता है कि द कंसेप्ट फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड रिलेटेड। रिवार्ड रिलेटेड की बात कर रहा है, तो जब रिवार्ड रिलेटेड की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां पे एफर्ट नीडेड की बात होती है। जहाँ पे अब मान लो रिवार्ड कहाँ पे, रिवार्ड किससे रिलेट करेगा, रिवार्ड तो उसी चीज़ से रिलेट करेगा जहाँ पे हमारे एफर्ट्स लगाए जाएंगे, एफर्ट्स लगेंगे तभी तो हमें रिवार्ड की एक तरीके से मिलने की उम्मीद होती है। उसके बाद है एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन, रिटन कम्युनिकेशन जो है वो एफिकेसी इसकी रिटन कम्युनिकेशन की किस चीज़ पे डिपेंड करती है। लेंथी प्रेजेंटेशन होगी, लेंथी तो नेगेटिव वर्ड हो गया तो ए को तो यहाँ से काट दो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा तो ए के साथ बी को भी काट दो, ठीक है ना। अच्छा, एडिटिंग आफ्टर राइटिंग ब्रेवली इन सेंटेंस, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज करेंगे, जरूर करेंगे। और उसके बाद इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स होगा, और इसमें हम देखते हैं कि डी ई तो आई गए यहाँ पे। अच्छा, डी क्या है, ब्रेवली इन सेंटेंस, ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे सी डी और एफ की बात जो करता है, यानी कि सी डी और एफ की यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स तो आएगा ही, बट यहाँ पे क्या लिया इन्होंने, इन्होंने क्या किया, सी को ले लिया, डी को ई को नहीं लिया, यानी कि सी को एडिटिंग हो सकता है आफ्टर राइटिंग की, बट स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स नहीं होगा इसमें, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक स्टूडेंट एक्टिव लिसनर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरेक्टिव टेक्निक। और इसका रीजन क्या दे रखा है हमें कि टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन जो होता है, स्टूडेंट टेंड टू बिकम पैसिव लर्नर। लर्नर टीचर सेंट्रिक में क्या होता है, लर्नर जो पैसिव होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर बोल रखा था हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ द टीचर, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेक स्टूडेंट एक्टिव लिसनर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इंटरेक्शन टेक्निक, इंटरेक्टिव टेक्निक, डिफरेंट इंटरेक्टिव टेक्निक से जो है वो हमें यहाँ पे टीच करना होता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ए का, ठीक है ना। उसके बाद है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास, इनको हमें जो वो करेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, इसके टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको हमें आपस में मैच करना है। अच्छा, इंटरपर्सनल क्या होता है, जब हम विद इन सेल्फ करते हैं, विद इन वन सेल्फ करते हैं। और इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल जब बिटवीन पर्सन होता है, बिटवीन पर्सन होगा इंटरपर्सनल। अच्छा, ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। और मास क्या हुआ, लार्ज की बात करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। Personality conflict in the classroom situation are the barriers to the effective interaction। पर्सनैलिटी जो कन्फ्लिक्ट करती है इन द क्लासरूम सिचुएशन को, आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव इंटरेक्शन। और रीजन, और इसमें दे रखा सेकंड दे रखी है हमें स्टेटमेंट कि इन इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसीडर द बेस्ट सॉल्यूशन इन द क्लासरूम एनवायरमेंट। ये हमसे दो स्टेटमेंट दे रखी है और हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा गया, तो इसमें देखो पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट जो होते हैं क्लासरूम सिचुएशन आर वेरियस होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ये बिल्कुल सही है। बट इन पर्सनल कम्युनिकेशन जो इनवेरिएबली कंसीडर बेस्ट सॉल्यूशन होता है, इन पर्सनल कम्युनिकेशन बेस्ट सॉल्यूशन कहाँ से हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगी और सेकंड जो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको यहां से करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे कि देखो गिवन 3 नंबर, 3 नंबर दे रखा है। फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकंड, यानी कि पहला जो है वो दूसरे का डबल है।
तो पहला दूसरे का डबल है, तो यहाँ पे बना देते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। 3 नंबर दे रखे हैं हमें। अच्छा, हमसे क्या बोला है, फर्स्ट जो ट्वाइस है सेकंड नंबर का, ट्वाइस का मतलब ये डबल है और पहले सेकंड का डबल है पहला, तो सेकंड का डबल हो गया। जब सेकंड फर्स्ट है और फर्स्ट वाला जो ट्वाइस हो गया क्योंकि डबल हो गया, और सेकंड वाला आधा। अच्छा, हाफ ऑफ थर्ड, फर्स्ट ट्वाइस है सेकंड का बट हाफ है किसका, थर्ड का हाफ है, तो थर्ड का आधा है, तो थर्ड एक हो जाएगा, थर्ड एक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो नीचे देख, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी की डबल हो गई, तीसरी की आधी है, तीसरी एक है तो इसकी सॉरी तीसरी की आधी है, तो तीसरी की आधी का मतलब क्या हो गया, तीसरी की आधी है तो ये 4 हो जाएगी। देखो अब 4, इसकी तो आधी हो गई पहली संख्या, बट सेकंड की डबल हो गई ना। अब ये जो हमारे पास टोटल आता है, इसको ही रेशियो मान लो आप, ठीक है, इसको रेशियो मान लो। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको, हमें दे रखा है एवरेज दे रखा है, तीनों नंबर का एवरेज दे रखा है, तो हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें टोटल निकाल लो। एवरेज 56 है 3 संख्याओं का, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल आएगा। टोटल कितना आ जाएगा इसका, 6 18, 5 15 और 1 16, 168 जो है इसका टोटल आएगा। यानी कि जो हमें वैल्यू दे रखी है 2, 1 और 4, इसका टोटल जो हमें दे रखा है वो 168 दे रखा है। 56 तो ये एवरेज दे रखा था ना, हमें टोटल निकालना होगा। टोटल जो 168 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी रेशियो निकाला हमने, तो 2, 1 और 4 बना रेशियो। 2 और 1 और 4 कहाँ से आया वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, देखो इनको प्लस कर लो, 4 और 1 5 और 2 7, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 से इसको डिवाइड कर दो तो 1 की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो 7 2 बार गया तो ये 14 2 8 और 7 चौक 28, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू जो है वो 24 निकल आई। तो 1 = 24 आ गया, 1 = 24 आ गया, और 1 20 = 24 आ गया। अब निकाल दो किसकी पूछी है, हमसे पूछिए फर्स्ट एंड थर्ड नंबर की, डिफरेंस पूछा फर्स्ट और थर्ड का। देखो फर्स्ट 2 है, 2 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा, और थर्ड नंबर कितना है 4 है, और 4 को हम जब 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 96। 96 और 48 को जब हम आपस में माइनस करेंगे तो ये 48 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देखो 2 10 26 और 50 दे रखा है, इसमें हमें बताना है। देखो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेके चलते तो ये 8 का है और ये 16 का है, ये 16 का है, और ये डिफरेंस यहाँ पे 24 का है, ठीक है ना। तो 8 8 प्लस हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 ते 24, और यहाँ पे 32 प्लस हो जाएगा। जब 50 में 32 को प्लस करेंगे तो ये 82 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इन अ ट्रेन नोटिस करता है दैट ही कैन काउंट 31 टेलीफोन पोल्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 31 टेलीफोन जो वो क्रॉस कर देता है, एक मैन नोटिस करता है, ठीक है ना। इफ द प्ले पोल्स आर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर के डिस्टेंस में हर एक जो पोल्स आता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया ट्रेन की स्पीड जो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पहले खंबे से 31वें खंबे तक के मध्य की संख्या निकालनी होगी हमें। 31 टेलीफोन आ गए, और जो टेलीफोन आता है वो एक टेलीफोन कितने दूरी पे आता है, 50 मिनट की दूरी पे आता है, ठीक है ना। तो 31 से फर्स्ट की जो वो दूरी निकाल लेते हैं तो ये 30 आती है, 30 आएगी। और इसलिए टोटल दूरी जब निकालेंगे हम तो 30 में जो 50 मिनट का मल्टीप्लाई कर दो, 50 मिनट का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 15, ये 150 जो मिनट आ जाएगी, ठीक है ना। 150 मिनट आ गए। 150 मिनट में और ट्रेन की चाल निकालनी है, तो एक ट्रेन, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1500 मीटर आएगा, या वो सॉरी 1500 मिनट आएगा, ये 1500 मिनट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो 1500 मिनट आ गया, ठीक है ना। 1500 मिनट और
और 1 घंटे में सेकंड कितनी होगी, 60 सेकंड होगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो स्पीड हमसे पूछी गई है, यानी 18/5 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इसको आपस में कट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो वो स्पीड निकल आएगी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 50,000 सम दे रखा, इन्वेस्ट किया हमने, बैंक में डिपॉजिट किया, 1 साल का इंटरेस्ट रेट जो 10% होता है, बट यहाँ पे क्या कंपाउंडेड ऑन द हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस पे अगर हम करें कंपाउंड यहाँ पे रेट अगर लगाएं हम, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल के अंत में जो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। देखो जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट बेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, रेट 10%, तो 10 का जो 5% रह जाएगा। अच्छा 5% रह जाएगा, 50,000 पे अगर हम 5% लेते हैं तो कितना आएगा, 2500 आएगा। 50,000 पे अगर 5% लेते हैं तो 2500 हो गया। अच्छा नेक्स्ट पे कितना आएगा, नेक्स्ट पे इंटरेस्ट जो वो कितना आएगा, ये हमसे यहाँ पे निकालना होगा। नेक्स्ट पे कितना आएगा, देखो 50,000 है, 50,000 में हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि देखो पहले साल 50,000 थी हमारे पास कोई वैल्यू, अगर हमें यहाँ पे ब्याज मिला 5% ब्याज मिला हाफ ईयरली, क्योंकि पूरे साल का अगर 10% पर ईयर है और हाफ ईयरली बेसिस पे हमें निकालना है, तो 5% निकालना होगा। तो 5% जो वो 5% की वैल्यू हमने निकाली 2500 हो गई। जब हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो 52,500 जो है वो ये आ जाएगा हाफ ईयर का। ठीक है ना, अभी 6 मंथ का और निकालना होगा, तो इसका 5% और निकाल लो। 10% कितना हो गया इसका, 10% हो गया जी इसका 5250, और जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 2625 आएगा। 2625 और आ गया। 2625 किस पे निकाला हमने, 52,500 पे। क्यों निकाला, क्योंकि पहले हमारी जेब में अगर 50,000 थे तो उसमें 2500 और ब्याज इंक्लूड हो गए, तो हमें ब्याज अब कितने पे मिलने वाला है, अगला छमाही वाला ब्याज मिलेगा हमें 52,500 पे। 52,500 पे 5% निकाला हमने, तो 2625 आया, और 2500 पहले इंटरेस्ट था। हमसे क्या पूछा गया, टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 5125 जो वो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हमसे टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहा था यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जो 25 क्वेश्चन रह जाते हैं उसके वो नेक्स्ट पार्ट में जो हम लेके आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। देखो ABCDEF, यानी कि पहले 3 सीक्वेंस में चलेंगे, और 4th वाला जो वो 2 के डिफरेंस से आएगा। ठीक है ना, B के बाद CDEFG, B के बाद BCDEFG 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि सब में 2 का डिफरेंस चल रहा है। अब यहाँ पे देख लो, पहले 3 सीक्वेंस में आनी चाहिए, लास्ट वाला 2 के डिफरेंस से आना चाहिए। EFG नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। EFG आ रहा है, HI यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, ये नहीं आएगा। EFG HIJ ये हो सकता है। ठीक है ना, DEFG HIJ यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पार्ट 1 में हमने इसमें कितने कर लिए, अभी 25 क्वेश्चन कर लिए हमने पार्ट 1 में। ठीक है ना, और पार्ट 2 जो इसका आएगा उसमें हम करेंगे नेक्स्ट 26 से लेके 50 तक, यानी कि टोटल जो है इसके 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।